क्या आप लोगों ने एक ऐसे देश का नाम सुना है जहां गरीबी, भुखमरी और इलिटरेसी ऊंचाइयों पर हो, जिस देश की 2/3 जनता ड्रग एडिक्ट्स हो और क्राइम इतने खतरनाक कि वहां पर रहना भी नरक के बराबर हो। यही हालात थी 1965 के सिंगापुर की, जो उस समय एक देश तक भी नहीं माना जाता था, जहां सैकड़ों सुल्तानेट्स का राज रहा। फिर भी वो बस एक पोर्ट बनकर ही रह गया। सिंगापुर को 25 ईयर्स ही लगे यहाँ से यहाँ लाने में, इलिटरेट से वेल एजुकेटेड सिटीजन्स बनाने में, स्लम एरिया से वेल डेवलप्ड देश बनाने में, पॉवर्टी से टॉप 5 जीडीपी वाले देशों में आने में, मास ड्रग एडिक्शन से ऑलमोस्ट नील क्राइम रेट एंड नो करप्शन देश बनने में। अगर इतने बुरे हालातों से निपटकर एशिया की मोस्ट वेल डेवलप्ड कंट्री बना जा सकता है, तो इंडिया में तो इतनी बुरी हालात नहीं है। फिर हम क्यों नहीं बन जाते इतने वेल डेवलप्ड? इसे वेल डेवलप्ड बनाने में दरअसल हाथ आपका है, देश के सिटीजन्स का है। इसलिए मेरा एजेंडा है वी आर जागरूक सिटीजन। तो क्या आप लोग नहीं चाहते एक डेवलप्ड कंट्री जो सिंगापुर जितनी सुंदर हो? तो फिर इस वीडियो में बने रहिए। अब जानिए। तो ये कहानी शुरू होती है जब 1945 में सिंगापुर से जापानीज रूल से पहले ब्रिटिश रूल चलता था। स्टेट ऑफ जोगोर से सेपरेटेड ये आइलैंड एक फ्री ट्रेडिंग पोर्ट बनाया गया, जहाँ पर ट्रेड शिप्स को कोई टैक्स या फीस नहीं लगाई जाती थी। इसे एक रबर प्रोसेसिंग हब बनाया गया और एक ओपियम नाम की फसल को वहाँ पर उगाया। अब वहाँ पर दूसरे देशों से फोर्स्ड लेबर को लाया जाता था। अंडरटेक कोई साथी न होने की वजह से वो ओपियम एडिक्ट्स बने और ऐसे ही ड्रग और क्राइम्स बढ़ने लगे। उसके बाद हुए जापानीज इन्वेजन ने सिंगापुर की फॉल का कारण बना। उसने कुछ सालों में ही सिंगापुर को स्लम कॉलोनी बना दी, गरीबी को सराखों पर ला दिया। अब वहाँ पर फिर से ब्रिटिश मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का रूल उठा है। सिंगापुर की नजरों में ब्रिटिशर्स इंडिया की तरह बुरे या कातिल नहीं, बल्कि लाइफ सेवर थे। उन्होंने भूखमरी को मिटाने के लिए फूड को सस्ता कर दिया, वाटर प्योरिटी को इंश्योर किया और मिलिट्री की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खोली और उसे स्टेबल किया। वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर खड़े हुए जिनका नाम था ली कुआन यू। उन्होंने सिंगापुर को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए 1955 और 1958 में 2 बार कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज किया। 1959 में पहले फुल स्केल इलेक्शंस करवाए और खुद को पीपल्स एक्शन पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट किया और देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सोचा कि सिंगापुर इतना छोटा आइलैंड होने की वजह से अकेला नहीं टिक पाएगा, इसलिए उन्होंने इसे 1963 में मलेशिया से जोड़ा। लेकिन मलेशिया के मलय को सारे राइट्स देने और सिंगापुर की बाकी रिलीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने और दंगे फसाद बढ़ने की वजह से 1965 में सिंगापुर को अलग करने का फैसला लिया गया। ब्रिटिशर्स ने अपने पैर वापस मोड़ने चाहे, लेकिन सिंगापुर के हालात देखकर ली कुआन यू ने ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट की कि उनका शासन 1971 तक बढ़ाया जाए। अब ली कुआन यू के पास सिर्फ 4 साल थे इस कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए। उस समय सिंगापुर के पास खुद का डिफेंस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए ब्रिटिशर्स का वहाँ पर रहना जरूरी। अब इस 25 ईयर्स के टर्न अराउंड की कहानी शुरू होती है। अब बॉर्डर्स पे शांति बनाने के लिए आसपास की कंट्रीज के साथ 1967 में पीस सेटलमेंट करके ली कुआन यू ने एशियन ग्रुप को एस्टेब्लिश किया, जिससे कि इकोनॉमिकल, टेक्निकल, रिलीजियस और कई सारे फील्ड्स में कोऑपरेशन हो सके। खुद के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस समय उनके पास कोई आर्मी नहीं थी, इसलिए सेम ईयर में उन्होंने नेशनल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया और देश के हर लड़के के 16.5 ईयर के हो जाने पर नेशनल सर्विसेज में रजिस्टर करना कंपलसरी किया गया, जिसमें लार्ज स्केल पर यूथ को देश चलाना और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सिखाया गया और 18+ होने के बाद उन्हें कुछ सालों के लिए देश के डिफेंस में ज्वाइन करना पड़ता था। ऐसे ही करते करते सिंगापुर डिफेंसिवली सेल्फ डिपेंडेंट बन गया। 1 जनवरी 1996 से प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया गया लिटरेसी को हटाने के लिए, और फॉर्मेलिटीज नहीं बल्कि स्कूल में गुड क्वालिटी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लो फीस पर एजुकेशन दिलाई। इंडिया में लो फीस एजुकेशन तो है, मगर केवी स्कूल्स तक ही सीमित रह गई है, जहाँ पर देश के हर बच्चे का एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। इस लेवल से नीचे के गवर्नमेंट स्कूल्स में तो कितनी बुरी हालत है आप जानते ही हैं। वहाँ के सिटीजन्स, वहाँ के स्टूडेंट्स का भी गुड एजुकेशन के अंदर हाथ था, लेकिन उन्हें ये रियलाइज करवाने में कि जागरूक सिटीजन बनना दोनों देश के लिए और उनके लिए जरूरी है, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही हाथ था।
इसलिए देश को बेहतर बनाने में सरकार को भी सक्रिय होना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए। सिटीजन्स के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, एक मल्टी रेशियल नेशन को एक सेकुलर स्टेट बनाया जाए, क्योंकि जो भी वो माइनॉरिटीज को कर रहे हैं ये चीज फ्यूचर में उनके साथ भी हो सकती है। इसलिए सिंगापुर के अंदर भी एक दूसरे रिलीजन पे ट्रस्ट ना होने की वजह से एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी EIP को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर भी एथनिक कंपोजिशन को मेंटेन किया गया कि एक बिल्डिंग में 2 माइनॉरिटीज 14 इंडियंस रहेंगे तो रहेंगे, उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये करना जरूरी था ताकि लोग गेटोज ना बना ले। 1990 के अंदर मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस हार्मनी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें काउंसिल के 2/3 मेंबर्स अलग अलग रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करने वाले मिनिस्टर्स थे। वहाँ पर एक रेशियल हार्मनी डे भी मनाया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने नहीं किसी और रिलीजन की ट्रस्ट में आते हैं और फिर उन्हें सेकुलरिज्म की शिक्षा दी जाती है। मन से तो देश को स्वच्छ कर लिया, लेकिन फिजिकल सफाई के लिए ली कुआन यू ने क्या तिकड़म बिठाई। तो 1968 से 1988 तक देश में सफाई रखने के लिए कीप सिंगापुर क्लीन नाम का कैंपेन हर 1-2 साल में चलाया जाता था। सिर्फ फॉर्मेलिटी ही नहीं बल्कि मास पार्टिसिपेशन, एंड इट वाज कंपल्सरी फॉर एवरी सिटीजन टू एक्ट इन इट। इंडिया के हाल तो आपको पता ही है, मगर आप समझदार हैं, आपको कंपल्सरी करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि अगर गलियां साफ नहीं रही, चलते फिरते कचरा फेंक दिया तो बाद में उसी की गंदी हवा और वो कचरा उड़कर आपके ही घर में आएगा। वहाँ पर सफाई को एक दिन नहीं बल्कि पूरे साल रखने के लिए पब्लिक वेस्ट कलेक्टर्स और नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी को एस्टेब्लिश किया। सभी हाउसिंग एस्टेट्स में बड़े ब्लू रिसाइकल बिन्स लगाए और कोई बाहर कूड़ा ना फैलाए, इसलिए लिटरिंग, स्पिटिंग और स्मोकिंग के लिए हेवी फाइन्स लगाए गए। फर्स्ट ऑफेंस पर 1000 सिंगापुरियन डॉलर्स का फाइन, सेकंड ऑफेंस पर 2000 सिंगापुरियन डॉलर्स का फाइन और थर्ड अटेम्प्ट पर 5000 सिंगापुरियन डॉलर्स का फाइन और 7 साल की जेल अगर सीरियसली नहीं लिया तो। लिटरली आप देखिए कितना डिटर्मिनेशन है, सीधा जेल, बस देश साफ चाहिए। अब दूसरे तरीके की गंदगी के लिए हैप्पी टॉयलेट प्रोग्राम चलाया, क्लीन पब्लिक टॉयलेट्स के लिए च्युइंगम को बैन किया गया। बेघर लोगों को स्लम से हाई राइज बिल्डिंग्स हाउसिंग एस्टेट्स के अंदर रिलोकेट किया गया विद गुड क्वालिटी वाटर, गैस सप्लाई एंड गुड मेंटेनेंस। 2021 तक ये प्लान इतना कामयाब हुआ कि देश की 80% पॉपुलेशन अब गवर्नमेंट के हाउसिंग एस्टेट्स में रह रही और बेघर लोगों को सड़कों पर देखना तो कोइंसिडेंस बन गया था। अब चाहे कितने सफाई कर्मचारी लगा लो, ठेले वाले तो गंदगी फैलाएंगे ही। इसलिए 4900 से भी ज्यादा हॉकर्स को क्लीन एंड हाइजीनिक फूड सेंटर्स पर रिलोकेट किया, जहां उन्हें सफाई से काम करने पर ही परमिट मिलता था। सब्जी वालों के लिए बड़े होलसेल मार्केट्स बनाए गए। खुद ली कुआन यू ने साथ मिलकर रिवर्स को क्लीन करवाया। 2800 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज को बढ़ते हुए शहर के एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करके रिलोकेट किया और इन्हीं सभी पॉलिसीज ने सिंगापुर को एक स्वर्ग जैसी जगह बनाया। लेकिन बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट का क्या? हेल्थ केयर भी तो जरूरी है, और क्या सिर्फ साफ सफाई करने से या रिलोकेशन करवाने से इकोनॉमी की ग्रोथ होती है? तो क्या है सिंगापुर के वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमिक देशों में आने का राज? क्या इंडिया भी इतना बड़ा हो सकता है? क्या आप भी आने वाले सालों में इंडिया के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज देखेंगे? ये सब चीजें जाने बगैर तो ये वीडियो अधूरी है। तो फिर वेट फॉर द एपिसोड 2।